उस वक्त रात के कोई 2 बज रहे होंगे। कब्रिस्तान में मुकम्मल अंधेरा था। वैसे भी यहाँ किसको शमा जलानी थी। वीरानी में डूबे हुए कब्रिस्तान की खामोशी देखकर वहशत होती। ऐसे लगता कि जैसे अभी हर मुर्दा अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। ऐसे डरावने माहौल में भी शायद उस शख्स को कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। तभी तो वो रात की इस पहर यहाँ नजर आ रहा था। चौकन्ने अंदाज में आसपास नजर डालता वो कब्रिस्तान में आगे बढ़ता गया। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी टार्च से हर कब्र को सरसरी अंदाज में देखता हुआ एक फूलों से ढकी कब्र के करीब रुक गया। उस कब्र की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा थी। शायद उसे बने हुए 1 आध दिन ही हुआ था। उसने कंधे पर लादी बोरी नीचे रखी और उसमें बेलचा निकाल लिया। बोरे को एक तरफ रखने के बाद उसने बेलचे से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। वो बड़ी तेज़ी से मिट्टी हटाता रहा, यहाँ तक कि नीचे रखे हुए तख्ते नज़र आने लगे। उसके बाद उसने एक बेलचा एक तरफ फेंकते हुए तख्ते हटाए और टार्च लेकर कब्र में उतर गया। उसने मुर्दे के सर की तरफ से कफन हटाया तो सर के बाल दिखने लगे। जेब से एक छोटी सी कैंची निकालकर वो बाल काटने लगा। ये एक औरत के बाल थे जो लंबे और मुलायम थे। उसने बाल काटकर शॉपर में डाले और बाहर निकल आया। फिर तेज़ी से सारी मिट्टी बराबर की, तख्ते दुरुस्त किए और अपना साजो सामान समेट कर कब्रिस्तान की 4 दीवारी से बाहर निकल गया। उस कब्रिस्तान से बहुत दूर अपने घर में सोई शबनम गहरी नींद से एक झटके में जाग गई। उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। बेतरतीब धड़कनें कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला या हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भड़कती हुई आग के शोले देखे और फिर उनमें एक उभरता चेहरा देखकर वो सरता पैर कांप गई। उसको अक्सर सच्चे ख्वाब आते थे। जो कुछ होने वाला होता वो किसी न किसी तरह पहले ही उसे नजर आने लगता। ये ख्वाब भी उसी के बारे में था जिसकी जान इस दुनिया से उसे हर चीज़ से अजीज थी। वो परेशानी से उसके बारे में सोचने लगी कि क्या वो ठीक है, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं। लेकिन जाहिर है इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। शबनम की सारी सोचें बस उसके आसपास ही घूम रही थी। लेकिन सिर्फ सोचने से क्या होता है, उसकी ज़िंदगी तो मुश्किलात का मजमुआ बनी हुई थी। शबनम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका बाप एक आम सा शख्स था, लेकिन तब वो अपने ख़ानदान में हर किसी की गुफ्तगू का मौजू बन गया जब उसने एक तवाइफ से शादी की। शबनम की माँ तवाइफ थी। एक बार दोस्तों के साथ उसका बाप खलील गाना बजाने की एक महफिल में गया। वहीं उसने सवेरा को देखा। एक रिदम में नाचती सवेरा पर उसका दिल लग गया। कुछ वक्त इकट्ठे गुजारने के बाद सवेरा भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। दोनों ने शादी की सोची, लेकिन उसकी माँ को यह कबूल नहीं था कि उसकी बेटी एक आम से इंसान से शादी करे। इसीलिए सवेरा की बहुत ज़्यादा कीमत तलब की, जो देना खलील के बस की बात नहीं थी। लेकिन यह सवेरा की जहानत काम आई और उसने अपनी जमा पूंजी खलील को सौंप दी। यो दुल्हन बनकर खलील के घर में आ गई, लेकिन उसके ख़ानदान ने उसे खुले दिल से कबूल नहीं किया। उसे हमेशा तवाइफ कहते समझते रहे, और जब खुदा ने खलील और सवेरा को 2 बेटियों से नवाजा तब भी वो तवाइफ की बेटियां ही कहलाई। इस सलूक से दुखी होकर सवेरा ने अपनी बहन सितारा से फिर राब्ता किया। वो वापस उसी ज़िंदगी में तो नहीं गई थी, लेकिन वो खुद और उसकी बेटियां अक्सर सितारा के पास जाती रहती। वो इस दुनिया में सिर्फ सितारा कोई अपना हमदर्द समझती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सितारा के दिल में तो कुछ और ही बात पनप रही है। शबनम और उसकी बड़ी बहन शुमाइला जब भी सितारा के पास जाती तो वो शुमाइला पर ज़रा कम ही तवज्जो देती, लेकिन शबनम पर उसका इल्तिफ़ात ख़ास होता। वो थी भी बेहद हसीन, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। गोरी चिट्टी रंगत, बड़ी बड़ी आँखें, घने मुलायम बाल और मुतनासिब जिस्म। उसके अंदर बेहद कशिश थी। अगर कोई मर्द उसकी तरफ देखता तो बार बार मुड़कर देखता रहता। उसके इस हुस्न की वजह से बाकी ख़ानदान की लड़कियां उससे खार खाती, लेकिन उसे अपने हुस्न को लेकर कोई गुरूर नहीं था। वो यही सोचती कि अगर वो खूबसूरत है तो उसमें इसका तो कोई कमाल नहीं, बल्कि ये खुदा की देन है। लेकिन कुछ भी था, सितारा उसे बहुत अहमियत देती थी। सितारा से उनका मेल जोल अगरचे खलील को पसंद नहीं था, लेकिन वो उसकी बीवी की बहन थी, इसलिए वो मरवत में खामोश हो जाता। सितारा भी उसके सामने बड़े बाइज्जत तरीके से पेश आती, इसलिए ये ताल्लुक जारी और सारी था। सितारा हीरा मंडी में नहीं बैठती थी, बल्कि उसने एक अच्छे इलाके में एक बंगला ले लिया था, जहाँ उसके कस्टमर्स आ रहे थे। उसके पास 4 लड़कियाँ थीं। एक तो उसकी अपनी बेटी थी, जबकि बाकी 3 उसके लिए काम करती थी। लेकिन कुछ दिन से सितारा शबनम को भी लाइन पर लाने की बड़ी कोशिश कर रही थी।
उस दिन भी जब वो कॉलेज से वापसी पर उसके पास गई तो उसकी बलाएं लेने लगी और फिर उसे गले से लगाकर कहा, शब्बू, तुझे देखकर मुझे सवेरा की जवानी याद आती है। तू बहू उसकी तस्वीर है। अब तो मेरी बहन कमला गई है। तेरे बाप के रिश्तेदारों की बातों और इल्ज़ामात ने मेरी बहन को बुझा कर रख दिया है। शबनम खुद भी इस बात को समझती थी। उसने भी दुखी लहजे से कहा, हाँ खाला, अम्मी के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो अब्बा की इज्जत के लिए हर चीज़ को पीछे छोड़ आई, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हीं को बुरा कहा। सितारा ने कहा, हाँ ना, और तो और उन्होंने तो तुम दोनों बहनों पर भी पहरे लगाकर तुम्हारी ज़िंदगी भी अजाब कर दी। खुद को ही देख लो, खुदा ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, लेकिन मजाल है जो तुमने या तुम्हारी बहन ने ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारा हो। सारी दुनिया से कट कर और घुट घुट कर जी रही हो। शबनम नौजवान थी और हर जवान लड़की इस तरह की बातें उससे पुरकशिश लगती हैं, इसलिए चंद दिन तक यही बातें सुनने के बाद उसके ख्यालात भी बदलने लगे। और जब उसकी खालाजाद माहिरा दूसरी लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगती तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाती। उस दिन भी फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक लगाए वो सब डांस कर रही थी कि फरहाद आ गया। फरहाद एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा था जो दौलत के बलबूते पर हर हुस्न को ख़रीदने का आदी था, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। उस वक्त भी वो एक पार्टी पर माहिरा को साथ ले जाने आया था कि अचानक ही टटक कर रुक गया। शबनम को नाचते देखकर वो मबहूत होकर उसे देखने लगा। शबनम अपनी धुन में मगन थी। अचानक ही वो पीछे हटते फरहाद से टकराई तो लड़खड़ा गई। अगर फरहाद ने उसके बाजू थामकर उसे न संभाला होता तो वो गिर जाती। लड़कियों के साथ डांस करना और बात थी, लेकिन किसी अजनबी लड़के को यूं अचानक सामने आते देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाए और दूर जाकर दुपट्टा ओढ़कर खड़ी हो गई। माहिरा ने फरहाद को उसे घूरते देखा तो बोली, अरे फरहाद साहब, आप यहाँ अचानक, सब खैर तो है ना? फरहाद ने अपने गले में पड़ी सोने की चैन को घुमाते हुए कहा, अब तक तो सब ठीक था, पर अब खैरियत कहाँ रही? ये नोखेज हुस्न अब तक कहाँ छुपाया हुआ था तुम लोगों ने? फरहाद की बात पर शबनम का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतनी शर्मिंदगी से पहले कभी नहीं हुई थी। माहिरा भी एक लम्हे को गड़बड़ा गई। वो शबनम को अच्छी तरह से जानते थे, वो इन बातों की आदी नहीं थी। उसने कहा, फरहाद, ये मेरी खालाजाद है, ये इस लाइन पर नहीं है, ये एक शरीफ घराने की बाइज्जत लड़की है। फरहाद ने कहकर लगा कर कहा, शरीफ घराने की लड़की है तो फिर यहाँ क्या कर रही है? साफ कहो ना, दाम बढ़ाना चाहती हो? बोलो कितना चाहिए? जितना पैसा चाहिए ले लो, आओ मेरे साथ। ये कहकर उसने शबनम का हाथ पकड़कर खींचा तो वो सर से पैर तक सुलग गई। उसने एक झटके से बाजू छुड़ाकर दूसरे हाथ से करारा थप्पड़ फरहाद के मुंह पर दे मारा। अपना दुपट्टा ठीक करते वो गुस्से से गुर्राई, हर लड़की बिकाऊ चीज़ नहीं होती। तुम जैसे आवारा लोफर को जिस पैसे पर बहुत घुमंड है वो हर इंसान को खरीद नहीं सकता। मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ जिसे तुम खरीद लोगे। फरहाद अपने गाल पर हाथ रखकर उसे घूर रहा था। थप्पड़ की तकलीफ से ज़्यादा उसे उस मामूली हैसियत की लड़की के इनकार ने पहुँचाई थी, क्योंकि अब तक वो किसी से ना सुनने का आदी नहीं था। वो गुस्से से गुर्राया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने फरहाद को थप्पड़ मारा? तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। चाहो तो तुम्हें मार कर यहीं गाड़ दूँ, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें चौक पर ना नचवाया तो मेरा नाम भी फरहाद नहीं। माहिरा का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो जानती थी कि फरहाद दुश्मनी में किस हद तक जा सकता है। उसने उसे ठंडा करने की कोशिश करते बाहर ले जाना ही मुनासिब समझा। थोड़ी देर बाद सितारा बेगम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फरहाद को राम करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो दोनों किसी बात पर राजी होकर उठे और फरहाद चला गया। सबकी जान में जान आई। फरहाद के जाने के बाद माहिरा और सितारा ने शबनम को डांट भी पिलाई कि वो क्यों एक ऐसे रईसजादे से दुश्मनी मोल ले रही है जो किसी भी हद तक जा सकता है। शबनम को अब खुद भी डर लगने लगा था। जोश और गुस्से में आकर उसने फरहाद को थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अब पछता रही थी। वो जानती थी कि अब्बा पर अब तक सारे ख़ानदान का गुस्सा बाकी है। अगर किसी तरह ये बात उन तक पहुंच गई तो क्या होगा? आगे का सोचते ही उसे झुरझुरी आ गई। उसके बाद उससे वहाँ रुका नहीं गया। अपने घर आकर भी वो उसी परेशानी में थी कि अचानक से पट से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा तो उसे कोई परिंदा गिरा नजर आया। उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो एक कबूतर है, और वो कबूतर बहुत ज़ख्मी था। उसके सफ़ेद परों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो बिल्कुल बेजान और बिना किसी हरकत के पड़ा था। शबनम को पहली नज़र में लगा कि शायद वो मर गया है, लेकिन जब उसने उसे हाथों में उठाया तो उसके जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई। वो दिखने में एक नॉर्मल साइज़ के कबूतर जैसा था, लेकिन वज़न में काफ़ी भारी था।
शबनम ने उसे उठाया तो उसने निढाल से अंदाज में आंखें खोलकर उसे देखा। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसने फिर आंखें बंद कर दी। शायद तकलीफ की शिद्दत ने उसे बेहोश कर दिया था। शबनम को उस पर तरस आ गया। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में ले जाकर गर्म पानी और कपड़े से उस पर खून साफ करने लगी। ये करने के बाद उसने उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी। उसके बाद कोई पिंजरा तो उसके पास था नहीं जिसमें वो उसे रखती। बाहर भी नहीं रख सकती थी कि कहीं सर्दी से मर ही ना जाए, इसलिए उसने उसे एक कंबल में लपेट कर अपने बिस्तर पर रख दिया। उसी वक्त पुप्पो भी आ गई। वो अपनी पुप्पो को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी माँ से अब भी नफरत करती थी। खुद उन दोनों बहनों के साथ उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था। जब भी आती कोई ना कोई बात सुना जाती या किसी काम में कोई नुक्स निकाल कर काम चोरी का ताना ज़रूर दे जाती। लेकिन अपनी सारी नापसंदीदगी के बावजूद भी जब पुप्पो आती वो सब उनकी खातिर तवाज़ो ज़रूर करती थी। इस बार भी पुप्पो 3-4 दिन रहने के लिए आ गई थी। उनकी खिदमत और दूसरे काम काज से फारिग होकर उसने कमरे में कदम रखा तो उसे कपकपी आ गई। कमरा ऐसे ठंडा यख हो रहा था जैसे किसी ने 5-6 एसी चला रखे हो। उसे हैरत हुई क्योंकि सर्दी थी मगर इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। फिर ये कमरा क्यों बर्फ़ खाना बना हुआ है? उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। शायद खुली खिड़की की वजह से ऐसा हुआ, वरना ऐसा यूं भला इतनी सर्दी तो नहीं बढ़ सकती थी। यही सोचकर उसने खिड़की बंद कर दी और ख़ुद भी बिस्तर में घुसकर लिहाफ लपेट कर सो गई। कबूतर को उसने अपने बराबर में ही लपेट कर सुला दिया था। रात को किसी वक्त उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे वजूद को जकड़ लिया है, वो किसी अनजान रास्ते पर घिसट रही है। ये ख्वाब था लेकिन इस कदर वाज़े था जैसे हकीकत हो। वो घबरा कर जाग गई लेकिन उसके अंदर उठकर बैठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बिस्तर में मुंह छुपाए पड़ी रही। सुबह हुई तो फजर की आज़ान सुनने के बाद काफ़ी देर तक उससे हिला जुला नहीं गया। एक तो आजकल की परेशानी, फिर भयानक ख्वाब। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज़ से मुंह मोड़े सोई रहे, लेकिन पुप्पो की मौजूदगी में यह कहाँ मुमकिन था। सुबह ही सुबह वो दरवाज़ा दड़दड़ाते हुए कहने लगी, उठ भी जाओ शहजादी साहिबा, सूरज सवाने से पर आया है। ये शहजादियाँ हैं कि अब तक इनकी नींदें भी पूरी नहीं होती। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने। अरे सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ लेने में मौत आती है क्या तुम लोगों को? उनके ताने सुनना कोई आसान काम तो था नहीं। शबनम ने झिंझिला कर लिहाफ को खींचकर एक तरफ पटका। अचानक उसका हाथ बराबर में टकराया तो उसे अजीब एहसास हुआ। उसने गौर से देखा तो उसके मुंह से चीख निकलते रह गई। वो फटी आंखों से अपने बिस्तर के बराबर में देखने लगी। ये देखकर उसे गोया 1000 वोल्ट का झटका लगा कि जहाँ पर उसने रात को कबूतर को कंबल में लपेट कर रखा था, अब वहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान सो रहा था। उसके हाथ पैर लरजने लगे। ये कौन है? यहाँ कैसे आया? अब क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ गई। उस लड़के को वो तो जानती भी नहीं थी और वो उसके कमरे में सो रहा था, वो भी उसके बिस्तर पर। उसने डरी नज़रों से दरवाजे को देखा, फिर बिस्तर पर सोए लड़के को। अगर मज़ीद कुछ देर दरवाज़ा न खुलते तो पुप्पो ने बवाल मचा देना था, और अगर इस अजनबी लड़के को उसके बिस्तर पर देख लिया तो फिर आगे का सोच कर उसे झुरझुरी आ गई। लेकिन उसके पास दरवाजे को खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। मरती क्या ना करती के मुसादिक बेजान हाथों से दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खुलते ही पुप्पो से धकेलती हुई अंदर घुस आई और बोली, कितनी देर हो गई है दरवाज़ा पीट रही हूँ? क्या नींद की दवा खाकर सोती हो जो आँखें नहीं खुल रही? गजब खुदा का, इतनी देर हो गई, कोई चाय नाश्ते का ही पूछ लिया होता फुप्पी से। उसने बौखला कर उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा, पुप्पो बस मैं आ रही हूँ, आप बाबा के कमरे में चले, आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पुप्पो ने मशकूक नज़रों से उसे देखकर कहा, क्यों? तुम्हारे कमरे में जाना या बैठना मना है जो तुम्हारे अब्बा के कमरे में? वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त उनकी नज़र बिस्तर पर सोए लड़के पर पड़ी। उनका पहला रिएक्शन वैसा ही शौक भरा था जैसा कि शबनम को अंदाज़ा था। वो आंखें फाड़ कर उस लड़के को देख रही थी। फिर उनके तासुरात बदलने लगे। उन्होंने गज़बनाक नज़रों से शबनम को देखा तो वह हकला कर कहने लगी, फुप्पो वो मैं। लेकिन फुप्पो ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो वैसे ही गुस्से से धाड़ी, कौन है ये कलमुहा? किसके साथ मुंह काला कर रही थी तू? इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तुझसे? शबनम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वही हुआ जिसका डर था। पुप्पो ने बिना कुछ जाने सारा इल्ज़ाम उसके सर धर दिया। उसने घगिया कर सफाई देने की कोशिश की, पुप्पो मेरा यकीन करे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
لیکن انہوں نے اس کی بات سننے کی زحمت ہی گوارا کیے بغیر باہر کا رخ کیا اور زور زور سے سب کو بلانے لگی۔ ارے خلیل ادھر آؤ اور دیکھو اپنی لاڈلی کے کرتوت، ارے غضب خدا کا، غیر شادی شدہ لڑکی کے بستر پر ایک یہ انجان مستنڈا سو رہا ہے، کوئی شرم آیا نہیں ہے کسی کو؟ شبنم کو زور سے چکر آیا اور وہیں دروازے پر بیٹھ گئی۔ ہونے والی ذلت کے تصور سے اسے رونا آنے لگا۔ چند سیکنڈ میں سبھی گھر والے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھپھو کی کینچی کی طرح چلتی زبان نے انہیں بوکھلا دیا۔ شبنم نے دیکھا وہ لڑکا جاگ کے اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، لیکن وہ جاتا بھی تو کیسے؟ دروازے کے سامنے تب پھپھو کھڑی تھی اور کھڑکیاں بھی آنگن میں ہی کھلتی تھی۔ وہ جہاں سے بھی نکلتا سب کی نظر میں ضرور آتا۔ پھپھو نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے بسی سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھپھو کی غیرت دلاتی باتیں سنتے ابا غصے سے اندر آئے، لیکن ایک نظر بیڈ پر ڈالی، دوسری پھپھو پر جو ہکا بکا کھڑی تھی۔ پھر ایک غصے سے بولے، آپا کہاں ہے وہ لڑکا جس کی بات آپ کر رہی تھی؟ بیڈ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر شبنم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بیڈ کو دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ وہ کہیں خوشی سے ماری نہ جائے، وہاں تو سچ مچ میں کوئی نہیں تھا۔ پھپھو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے، جبکہ باہر بھاگنے کا تو راستہ ہی ایک تھا جس پر وہ خود ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ کہیں چھپ گیا ہوگا، ڈھونڈو اسے، ادھر ہی چھپا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے پردوں کے پیچھے دیکھا، پھر الماری، واش روم کے اندر، پھر بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی، لیکن وہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ خلیل سے رہا نہیں گیا۔ آپا وہ لڑکا ہے، کوئی سوئی نہیں ہے جو کہیں چھپ جائے، بتائیں، اگر تھا تو گیا کہاں؟ اگر نہیں تھا تو جھوٹ کیوں کہا آپ نے؟ بھائی کے لہجے میں تلخی اترتی دیکھ کر پھپھو بری طرح سے گھبرا گئی۔ ان کا بس چلتا تو گردن سے پکڑ کر اس لڑکے کو سامنے لا کھڑا کرتی، مگر اب تو نہ جانے وہ کہاں اور کیسے چھپا تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے شبنم کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے کیا پتا وہ کہاں گیا، اس سے پوچھو، اسی نے چھپایا ہوگا کہیں۔ شبنم کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ ویسے بھی اسے پھپھو کے رویے کی وجہ سے وہ کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر کہا، ابا آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے کسی کو چھپایا اور نہ کسی کو جانتی اور نہ ہی میرے کمرے میں کوئی لڑکا تھا، ہوتا تو آپ کو بھی نظر آتا، باہر جاتا تو بھی دروازے یا کھڑکی سے جاتا، کوئی ہوا کی طرح اڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ پھپھو مجھ پر بلا وجہ بہتان لگا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر خلیل کو اس کی سچائی سے قائل ہونا پڑا۔ اس بات سے تو وہ بھی واقف تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کی بیوی اور بچیوں سے ہمیشہ ہی نفرت رہی، لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی۔ اس نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے آپا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نفرت اور عداوت میں اتنا نیچے گر سکتی ہیں۔ آپ خود بیٹی والی ہیں، لیکن خیر آج کچھ نہیں کہتا، لیکن آئندہ میری بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اس گھر میں قدم رکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ پھپھو بھی بوکھلا کر خلیل بات تو سنو کہتی باہر چلی گئی تو شبنم گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خدا کو شاید اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس کی عزت رکھ لی۔ شمائلہ اور سویرا اسے گلے لگائے تسلی دے رہی تھی، لیکن شبنم کے اندر ہی اندر اس کا دل دہل رہا تھا۔ وہ بس جانتی تھی کہ پھپھو جھوٹی نہیں تھی اور وہ بھی گنہگار نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا تھا کون اور کیوں آیا تھا اور پھر کہاں غائب ہو گیا؟ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو وہ گولی کھا کر لیٹ گئی۔ دن بھر پھپھو اپنی صفائیاں دیتی رہی۔ اوپری دل سے بھائی کو دکھانے کی خاطر انہوں نے شبنم سے معافی بھی مانگی کہ شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ گول مول ہوئے کمبل کو لڑکا سمجھ بیٹھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں بھی یقین تھا کہ انہوں نے سچ مچ کسی کو دیکھا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد کافی سکون ہو گیا۔ شبنم ستارہ کی طرف جا کر اس کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن وہاں جاتے ہوئے اسے فرحات کا خیال آ جاتا اور وہ سہم کر رک جاتی کہ کہیں اگر وہ پھر سے اس سے سامنا ہو گیا تو، یہی سوچ کر وہاں جانے سے رک جاتی۔ انہی سوچوں میں دن گزر گیا اور رات سر پر آ گئی۔ سردی پہلے سے بڑھ گئی تھی، اسی لیے کھانا کھاتے ہی ہر کوئی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شبنم بھی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی، اگر چیخ نہ مارو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے لائٹ چلائی اور سامنے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کو پھریری آ گئی کہ سامنے صوفے پر وہی نوجوان بیٹھا تھا جو اس نے صبح بستر پر دیکھا تھا۔ شبنم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی، پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ویسے ہی کنڈی لگی ہوئی تھی۔
जैसे उसने खुद लगाई थी। वो नौजवान बोला, मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, लेकिन मेरा तुमसे मिलना ज़रूरी था। शबनम ने कांपते हुए कहा, तो तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। वो बोला, बंद दरवाजे मुझे नहीं रोक सकते, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। शबनम को उससे डर लगने लगा। वो पीछे हटते हुए बोली, क्या चाहते हो मुझसे? क्यों आए हो यहाँ? उसने हाथ उठाकर उसे सुकून से बैठने का इशारा किया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर कल तुम मुझे वहीं छोड़ देती तो शायद मैं मर जाता या और ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता, लेकिन तुम मुझे यहाँ लाई, मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा और मुझे फिर से ज़िंदा रहने में मदद की। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे एहसान के बदले में तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। बताओ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? शबनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। ज़ख्मी, इलाज, मरहम। और फिर उसके जहन में जमाका हुआ। उसे वो कबूतर याद आ गया जो ज़ख्मी होकर उसके सामने गिरा था। उसने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। तो क्या वो कबूतर ये शख्स था? लेकिन एक आदमी ऐसे कैसे कबूतर बन सकता है? उसने हैरानगी से उस लड़के को देखा। वो उसकी सोच पड़ चुका था। उसने अपने दोनों हाथ परों की तरह फैलाते हुए कहा, ऐसे। और अगले लम्हे वो एक कबूतर बनकर कमरे में चक्कर काट रहा था। शबनम को लगा वो हैरत से बेहोश हो जाएगी। ये सब कहानियों में पढ़ा और फिल्मों में देखा था, लेकिन सच में ऐसा मंजर देखना बहुत अजीब था। चंद चक्कर काटने के बाद वो सोफे पर उतर गया और फिर इंसानी शक्ल में वापस आ गया और मुस्कुराकर उसे देखने लगा। अब तो आ गया ना यकीन? शबनम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, है ना? कोई इंसान ये नहीं कर सकता। उसने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, एक जिन ज़्यादा हूँ और मेरा नाम अर्ज़म है, लेकिन मेरा काम इंसान को नुकसान पहुँचाना नहीं है जब तक कि वो खुद नुकसान ना पहुँचाए। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शबनम की हैरत अब दिलचस्पी में बदल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं इसे फूलों की बारिश बरसाने का कह दूँ तो, लेकिन उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगले ही लम्हे सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की पत्तियाँ बरसने लगी। थोड़ी देर में सारे कमरे का फर्श सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों से ढक गया। बिस्तर पर भी बहुत सारे गुलाब बिखरे हुए थे। वो ये सब खुशी और मुसर्रत से देख रही थी और अर्ज़म उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की किरणें खिलती देखकर वो यकटक उसके वजूद पर नज़रें जमाए बैठा रहा। ये लड़की उसके दिल में घर कर गई थी। उसकी मासूमियत और सादगी से उसकी तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर बाद शबनम ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा और ख़ुद पर उसकी नज़रें महसूस करते हुए शर्मा गई। वो भी तो उसे अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने इस बात को भी भुला दिया कि वो एक जिन ज़्यादा है। अर्ज़म उठकर धीरे धीरे चलता उस तक पहुंचा और नरमी से उससे बोला, पहले तो मैं तुम्हारे एहसान का कैदी था, अब तो तुमने मुझे अपनी मोहब्बत की जंजीरें पहना दी हैं, जिनसे मैं रिहाई हासिल करना चाहता हूँ लेकिन नामुमकिन है। शबनम ने नज़रें झुकाकर उसके हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का खामोश इजहार कर दिया तो अर्ज़म भी खुशी से दीवाना हो गया। वो झुककर उसे चूमने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से मोहब्बत के बहुत सारे अहदो पैमान करने के बाद अर्ज़म चला गया और शबनम भी सोने के लिए लेट गई। वो रात शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन थी। उस रात उसने जागते ही बहुत सारे ख्वाब देख डाले थे, जिनमें रंग भरने के लिए अब रात होते ही अर्ज़म उसके पास आता। वो दोनों एहतियात करते कि घर में किसी को उनकी छुपी मोहब्बत की भिनक न लगे, इसीलिए वो दोनों ही हर मुमकिन एहतियात बरता करते। लेकिन वो दोनों फुप्पो को भूल गए थे जो अपने साथ होने वाली बेइज्जती को नहीं भूली। वो मुसलसल टो में लगी रहती। आज फिर वह धमकी। उनका इरादा 1-2 दिन तक रहने का भी था। इस बार वह अकेली नहीं आई थी बल्कि अपने साथ बेटी समरीन को भी लाई थी। समरीन फुप्पो के बरक्स अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और जब उन्होंने उसे सारे किस्से का जिक्र लिया तो तब उसने भी शबनम की साइड ली कि उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन बहरहाल माँ के दबाव में आकर वो मजबूर होकर उनके साथ चली आई। शबनम उससे इतने अच्छे से मिली थी लेकिन उसने अर्ज़म के बारे में कुछ नहीं बताया। इस बार फुप्पो ने भी उसे लिपटा लिपटा कर प्यार किया था, लेकिन उनके साथ उसका रवैया सर्द ही था। रात को देर तक शबनम और समरीन बातें करती रही। समरीन ने देखा कि वो बेचैन और बार बार घड़ी देख रही है। ये देखते हुए उसे भी शक होने लगा, क्योंकि इससे पहले तो शबनम ने ऐसे किसी रवैये का इजहार नहीं किया था। समरीन नींद आने का बहाना करके वहाँ से चली गई। अगली रात भी यही हुआ। फुप्पो सकीना मुसलसल टोह में लगी हुई थी कि किसी तरह अपने शक को
साबित करके मौका मिल जाए उन्हें। और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि या शबनम और अर्ज़म की बदकिस्मती कि उन्हें जल्द ये मौका मिल गया। अर्ज़म 2 दिन से शबनम से मिलने नहीं आ सका। उस रात वो आया तो वो दोनों बहुत बेकरार थे, इस बात से अनजान कि पुप्पो भी खिड़की की दर से आंखें लगाए खड़ी थी। उन्हें यूँ मिलते देखकर उनका खून खोल उठा, लेकिन इस बार उन्होंने चीख चिल्लाकर सबको इकट्ठा करने की हिमाकत नहीं की। उनके पास एक और हल मौजूद था। वो जल्दी से कमरे में गई और समरीन को झिंझोड़ कर उठाया। वो झिंझला कर उठते हुए बोली, क्या है अम्मी, रात के 12 बजे कौन सी क़यामत आ गई है जो यूँ उठा रही हैं? सकीना ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा और अपना वो शैतानी बक्सा उठा और लाडली सहेली के करतूत फलमा कर इसके बाप को दिखा ताकि वो इसका कोई बंदोबस्त करे। हाय, वो लड़की मेरे बाप के सर में खाक डलवाएगी इस उम्र में? शर्म नहीं आती उसे? घर में अपने आशिक को बुलाती है। समरीन तो हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी। उसे यूं होनक बने देखकर सकीना ने उसे सारी बात सुनाई और फिर बाजू से पकड़कर उसे उठा कर ले आई और उसे मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का कहा। समरीन का दिल चाहा कि वो शबनम को किसी तरह से होशियार कर दे, लेकिन ऐसा करने का मतलब अपनी माँ की दुश्मनी मोल लेना था। इसलिए लाचार होकर वो खिड़की से वीडियो बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये देखकर उसे हैरत हुई कि वीडियो में शबनम तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो लड़का, उसकी तो परछाई तक नहीं दिख रही थी। इसका मतलब क्या था? लेकिन अगर वो बोलती तो रात के सन्नाटे में आवाज़ दूर तक जाती, इसलिए चुपचाप वीडियो बनाने की कोशिश करती रही। लेकिन कैमरे में सिर्फ शबनम नजर आती, वो लड़का नहीं। समरीन के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हट गई तो सकीना एक बार फिर डर से आंख लगाकर खड़ी हो गई। शायद वो लड़का अब जाने वाला था, जबकि वो उससे गले मिलकर उसे अलविदा कह रही थी। फिर जो हुआ, सकीना को आंखों पर एतबार ही नहीं आया। वो लड़का खड़े खड़े गायब हो गया, जैसे हवा का झोंका हो जो कहीं से भी गुजर गया हो। वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने एक बार फिर अच्छे से देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। समरीन का चेहरा भी खौफ से सफ़ेद होने लगा। वो माँ को बाजू से पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में लेकर आई। यहाँ आकर उसने वीडियो रिकॉर्ड की चलाई तो उसमें उस लड़के का कहीं नामो निशान नहीं था। माँ बेटी बुरी तरह से डर गई, क्योंकि समरीन ने पढ़ा था कि गैर इंसानी मखलूक़ात जैसे कि जिन या भूत प्रेत वगैरह कैमरे में दिखाई नहीं देते। समरीन को 100% यकीन था कि जिसे उन्होंने देखा वो कोई जिन था। अब सबूत के तौर पर रिकॉर्ड की जाने वाली वीडियो बेकार थी। दूसरे दिन सकीना और समरीन चुपके से खिसक कर घर आ गई। सकीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। खलील शायद इस बारे में कुछ भी सुनने पर राज़ी नहीं होगा, इसलिए उससे तो कुछ कहना ही बेकार था। समरीन भी सहम गई। शबनम का ताल्लुक जिन के साथ होगा, ये बात उसे डराने के लिए भी काफ़ी थी। उस वक्त सकीना फिर उसी सोच में डूबी हुई थी जब उसके पास निद्रत आ गई। निद्रत उसकी सहेली थी और पड़ोसन भी। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती थी, इसीलिए सकीना ने उसे सारी बात कह डाली। निद्रत ने कहा, बहन, ऐसे मामलों में लड़कियों का कसूर नहीं होता, वो मनूस जिन्नात ही उन्हें काबू कर लेते हैं। इसका हल सिर्फ किसी आमिल कामिल के पास होता है। मेरी मानो तो चलो मेरे साथ, मैं कामिल को जानती हूँ, आज ही उसके पास चलते हैं। ऐसे लफंगे जिन्नों को तो वो चुटकियों में भगा देते हैं। सकीना ने फौरन हामी भर ली। आमिल का नाम तो पता नहीं किया, लेकिन लोग उसे रंगा शाह कहकर बुलाते थे। रंगा शाह गंदे से हुलिये वाला आमिल था जो गंदे से झुग्गी में रहता। उसने सारी बात सुनने के बाद शबनम का नाम, तारीख पैदाइश और माँ का नाम पूछा। कुछ देर तक सामने बुझे हुए चूल्हे में राख पड़ी थी। उसमें वो उंगलियां फेरता रहा और बोला, इस जिन को काबू करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए उसका नाम जानना होगा, और ये नाम वो लड़की बता सकती है जिसके पास आता है। किसी बहाने से उसे नाम उगलवा लो, फिर आगे मैं खुद ही देख लूँगा। सकीना ने कहा, लेकिन शाहजी वो तो कुछ भी बताने पर राज़ी नहीं है, हम मुझसे कैसे नाम जान सकते हैं? रंगा शाह ने उसे नाम उगलवाने की तरकीब भी बता दी। वो मुतमईन हो गई, लेकिन जब उसने उस आमिल से अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मांगी तो वो कुछ परेशान हो गई, क्योंकि आमिल ने उसे न सिर्फ 2 काले बकरे मांगे थे, बल्कि उल्लू का गोश्त और किसी औरत के बाल भी मांगे थे। उसने परेशानी से कहा, शाहजी, बकरों का तो इंतज़ाम मैं करूँगी, लेकिन ये बाल और उल्लू का गोश्त कहाँ से लाऊं? क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? उसकी दरख्वास्त पर रंगा शाह ने उल्लू के गोश्त और बालों का ज़िम्मा खुद लिया और सकीना खुशी से घर वापस चली गई। उसे आधी कामयाबी तो होती नज़र आ रही थी, बाकी आधी भी यकीनन 1-2 दिन में होने वाली थी। रंगा शाह उन दोनों के जाने के बाद अपनी झुग्गी से निकलकर उसका रुख शहर के बाहर एक कब्रिस्तान की तरफ था। वो काफ़ी देर तक कब्रों के दरमियान घूमता रहा, फिर वहाँ से निकल आया और रात के अंधेरे का इंतज़ार करने लगा।
उस वक्त रात के कोई 2 बज रहे होंगे। कब्रिस्तान में मुकम्मल अंधेरा था। वैसे भी यहाँ किसको शम्मा जलानी थी? वीरानी में डूबे कब्रिस्तान की खामोशी देखकर वहशत होती। ऐसे लगता कि जैसे अभी हर मुर्दा अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। ऐसे डरावने माहौल में भी शायद उस शख्स को कोई ख्वाब महसूस नहीं हो रहा था। तभी तो वो रात के उस पहर यहाँ नजर आया। चौकन्ने अंदाज में आस पास नज़र डालता वो कब्रिस्तान में आगे बढ़ता गया। हाथ में पकड़ी छोटी सी टार्च से हर कब्र को सरसरी अंदाज में देखता एक फूलों से ढकी कब्र के करीब रुक गया। उस कब्र की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा थी। शायद उसे बने एक आध दिन ही हुआ था। उसने कंधे पर लादी बोरी नीचे रखी, उसमें से बेलचा निकाल लिया। बोरे को एक तरफ रखने के बाद उसने बेलचे से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। वो बड़ी तेज़ी से मिट्टी हटा रहा था, यहाँ तक कि नीचे रखे हुए तख्ते नज़र आने लगे। उसके बाद उसने बेलचा एक तरफ फेंक कर तख्ते हटाए और टार्च लेकर कब्र में उतर गया। उसने मूर्ति के सर की तरफ से कफन हटाया तो सर के बाल दिखने लगे। जेब से एक छोटी कैंची निकालकर वो बाल काटने लगा। ये एक औरत के बाल थे जो लंबे और मुलायम थे। उसने बाल काटकर शॉपर में डाले और बाहर निकल आया। फिर तेज़ी से तख्ते बराबर किए, मिट्टी डालकर दुरुस्त की और अपना साजो सामान समेटकर कब्रिस्तान की 4 दीवारी से निकल आया। ये रंगा शाह था। अपने जादू टूने के लिए उसे जब भी इंसानी बालों की ज़रूरत पड़ती तो वह ऐसे ही हासिल करता। बाल लपेट कर एक तरफ रखने के बाद उसने दीवार पर लटकता कपड़े से ढका पिंजरा उठाया और आग जलाकर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और अंदर पड़ा उल्लू खींच कर निकाला और बालू को दूसरे हाथ में पकड़ लिया। वो काले जादू का अमल कर रहा था। उस कब्रिस्तान से बहुत दूर अपने घर में सोई शबनम गहरी नींद में झटके से जाग गई। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। बेतरतीब धड़कनें कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भड़कती हुई आग के शोले देखे और फिर उनमें एक चेहरा बढ़ते देखकर वो सर से पैर तक कांप गई। उसे अक्सर सच्चे ख्वाब आते थे। जो कुछ होने वाला होता वो किसी न किसी तरह पहले ही उसे नजर आने लगता। इस वक्त भी उसने अर्ज़म को देखा था जो आग के शोलों में गिरा और बहुत तकलीफ में था। वो परेशानी से कमरे के चक्कर काटने लगी। अर्ज़म से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी कि उसे कुछ इत्मीनान हो जाता। रात आंखों में कट गई और सुबह सवेरे ही उसे सितारा की तरफ भेज दिया। वो पिछले 2 बार दिन से उसे फ़ोन की जा रही थी कि शबनम की बड़ी याद आ रही है, उसे भेजो। शबनम टाल मटोल कर रही थी लेकिन उसे जाना ही पड़ा। सितारा बड़े चाव और प्यार से मिली और ख़ास कमरे में बिठाया। पहले तो वो उसे गुर्बत और दुनियादारी पर लेक्चर देती रही, फिर उसके हुस्न और जवानी का एहसास दिलाने लगी। आखिर उसने बताया कि उसे फ़िरात की वजह से बुलाया है। उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा है, हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, हर कीमत देने को तैयार है। शबनम गुस्से से खोल उठे। सितारा ने उसे भी तवाइफ बनाने की कसम खाई थी जो शायद ये सब कुछ कह रही थी। उसने खुले अल्फाज में इनकार किया और जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका सर चकराने लगा और अंधेरा छाने लगा। उसने घूमते सर से देखा कि फरहाद अंदर आ गया था और सितारा को कुछ दे रहा था, शायद उसकी इज्जत का सौदा करने की कीमत थी। उसने बेबसी से सितारा को देखा, उसे चाय में जिसने नींद आवर दवा पिला दी थी। उस बेबसी में खुदा के बाद अगर उसे कोई याद आया तो वह अर्ज़म था। उसने बेहोश होने से पहले सिसकती आवाज़ में कहा अर्ज़म, और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। फरहाद जीत पर जश्न मनाता उसके करीब आया ही था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसके मुंह का हुलिया बिगाड़ दिया। उसके बाद एक तरफ लटका हुआ कोड़ा बल खाता हुआ नीचे उतरा और घूमकर उसके मुंह पर लगा। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन तब किसी ने उसे पैरों में पकड़कर उल्टा लटका दिया और तड़ातड़ कूड़े बरसाने लगा। ये सब कोई और नहीं बल्कि अर्ज़म कर रहा था। फरहाद की चीखें सुनकर सितारा भी भागकर अंदर आई। फरहाद की दुर्गत बनते देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये सब करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो डर कर बाहर भाग रही थी जब कूड़ा जन से उड़ता हुआ आया और उसके गले से लिपट गया। फिर वो घसीट कर पीछे आ गई और फिर वो कूड़ा बारी बारी सितारा और फरहाद की खबर लेने लगा। जब मार खा खा कर अधमरे हो गए तो अर्ज़म सामने आ गया। उसने बेहोश शबनम को अपने बाजू में उठाया और गायब हो गया। चंद पल बाद उसे उसके कमरे में लिटाकर वो उसके करीब बैठ गया। शबनम को जल्द होश आ गया तो अर्ज़म को अपने करीब बैठे देखकर वो सिसकते हुए उसके गले लगी। अर्ज़म ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस मेरी जान, अब मत रो। मैंने उन दोनों की तबीयत अच्छी तरह से साफ कर दी है। आइंदा कोई तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकेगा। शबनम ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। अगर वो ना होता तो न जाने फरहाद क्या कर डालता। और सितारा, सगी खाला होने के बावजूद उसने उसे
चंद टकों के एवज किसी भेड़ बकरी की तरह बेच दिया। उसे उससे नफरत होने लगी। अर्ज़म काफ़ी देर उसके साथ बैठने के बाद चला गया। शाम को फिर सकीना, भुप्पो और समरीन आ गई। समरीन शबनम से बातें करने लगी और फिर उसे मौका पाकर शबनम की चाय में अपने साथ लाई हुई चीनी डाल दी जो रंगा शाह ने उन्हें दी थी। वो चाय पीने के बाद शबनम को नींद आने लगी। यही मौका था जब समरीन ने उससे पूछा कि वो जो तुमसे मिलने आता है उसका नाम क्या है। शबनम के होठों पर बेख्तियार वो नाम आ गया, अर्ज़म। बस उनके लिए इतना काफ़ी था। अगले दिन अर्ज़म मुझसे मिलने आया तो वो बहुत जल्दी में था। उसने परेशानी से कहा, शबनम, मुझे कुछ अरसा तुमसे दूर रहना पड़ेगा। एक काले जादू के आमिल को मेरे नाम का पता लग गया है। अब वो मुझ पर जादू के ज़रिए मुझे काबू करने की कोशिश कर रहा है। अब जब तक उसका बंदोबस्त ना कर लूँ मैं नहीं आ सकता। लेकिन मुझे हैरत है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सिवा अपना नाम किसी को नहीं बताया था। शबनम को तब समरीन के साथ की गई अपनी गुफ्तगू याद आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती, अचानक ही अर्ज़म को आग की बेड़ियों ने जकड़ लिया और वो दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प गया। उसकी तड़प देखकर शबनम के दिल पर भी आरे चल पड़े। अगले लम्हे अर्ज़म वहाँ से गायब हो चुका था। अर्ज़म में शबनम की जान बसती थी। वो उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो उसी की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला हुआ था। उसने समरीन को बुलाया और रो रो कर उससे पूछने लगी कि अर्ज़म के साथ क्या हुआ है और उसने उसका नाम किसे बताया था। समरीन बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो उसके बचपन की सहेली थी। फिर उसकी जो हालत हो रही थी वो उससे देखी नहीं गई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। शबनम उसके पाँव पड़ गई कि वो उसकी मदद कर दे और अर्ज़म को उस रंगे शाह की कैद से आज़ाद करवाए। लेकिन समरीन तो खुद बेबस थी। वो भला क्या कर सकती थी। अचानक शबनम को याद आया कि अर्ज़म ने अपने किसी दोस्त जिनका बताया था, जो बहुत शोख और चंचल था और कहीं करीब ही रहता था, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि वो कोई मदद कर दे। वो समरीन के साथ निकल आई और उसने उस पुरानी वीरान सी हवेली को ढूंढ लिया जहाँ वो रहता था। वो जिन सचमुच में बहुत शरारती था। पहले तो तरह तरह की शक्लें बनाकर उन्हें डराता रहा और फिर जब शबनम ने रोते हुए अर्ज़म का नाम लिया और मदद मांगी तो फ़ौरन उनके साथ चलने को तैयार हो गया। रंगा शाह को अब सिर्फ़ और सिर्फ एक आखिरी अमल करना था, जिसके बाद अर्ज़म हमेशा के लिए उसका ग़ुलाम बन जाता। इस अमल को करने के लिए वो आग के अलाव के सामने बैठा ही था कि दो लड़कियां आ गई। वो दोनों उससे पास बैठकर अपने मसले बताने लगी। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि समरीन और शबनम ही थी। समरीन ने यूं उसे मीठी मीठी बातें करके उसको अपने साथ बातों में उलझा दिया था पूरी तरह से। और फिर शबनम ने चुपके से नज़र बचाकर उस आमिल रंगा शाह के खींचे हुए दायरे से उसका वो मरा हुआ उल्लू, मट्टी का पुतला और बालू का गुच्छा निकाल लिया था। बस उन्हें तो सिर्फ उतना ही करना था। लेकिन जब तक रंगा शाह होशियार होता, अर्ज़म के साथ उसके दोस्त जिन ने अपनी जिन्नाती ताकत की मदद से उस आमिल का वो सारा अमल उल्टा लिया था और अर्ज़म अब आज़ाद हो गया था। रंगा जैसे शैतान का खात्मा करके अर्ज़म जब सामने आया तो शबनम उससे लिपट गए थे। अर्ज़म जिनजाद ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब वो एक इंसान के रूप में आएगा और वो एक इंसान के रूप में ही इंसानों के दरमियान अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगा और फिर वो शबनम से शादी भी कर लेगा। इस तरह से ये शायद पहली बार हुआ था कि समरीन को भी अब किसी जिनजात से डर नहीं लगा था। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी, क्योंकि अभी उसे शबनम की शादी की तैयारियां भी तो सारी मुकम्मल करनी थी। समरीन ने ही अर्ज़म को अपनी मरहुमा दोस्त के भाई की हैसियत से भी मुतारिफ करवाया था और घर में उसके रिश्ते की भी बात की थी। खलील ने जब अर्ज़म को देखा तो उसे ये रिश्ता पसंद आया और सकीना को भी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये वही अर्ज़म है जिससे तो वो शबनम की जान छुड़ाना चाहती थी। निकाह के बाद जब वो आमने सामने हुए दोनों, तो थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर वो दोनों हंस पड़े। मोहब्बत की एक नई शुरुआत उनकी मुंतज़र जो थी।